Hello and welcome back to Muscle Med 101. So this will be the third part of the series, differential diagnosis of mechanical low back pain. So लो बैक पेन का एक और कॉज हो सकता है जो कि है विसरल रेफर्ड बैक पेन। जो ऑर्गन्स हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है उनका रेफर्ड पेन हो सकता है हमारे लोअर बैक एरिया में। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि जो ये विसरल रेफर्ड पेन है इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कौन कौन से न्यूरॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन सा नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है जो इस पेन को पिक करते हैं और हमारे ब्रेन तक भेजते हैं, और विसरल पेन क्या है, पेराइटल पेन क्या है और रेफर्ड पेन क्या है। सेकंड पार्ट में मैं कुछ कंडीशंस के बारे में बताऊंगा आपको जिनका रेफर्ड पेन हमारे लोअर बैक एरिया में हो सकता है और कौन से क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री टेकिंग में आप पेशेंट को पूछ सकते हो जिससे कि आपको अपना फाइनल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिले और आप अगर विसरल रेफर्ड लोअर बैक पेन है तो इनको आप एक्सक्लूड कर सके और रेफर कर सके आगे। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल पेन फिजियोलॉजी पढ़ी थी जिसमें कि हमने देखा था कि हमको पेन फील करने के लिए, पेन परसीव करने के लिए कोई भी एक स्टिमुलस चाहिए। उस स्टिमुलस को पिक करने के लिए कुछ सेंसर्स हमको चाहिए। जो स्टिमुलस को पिक करेंगे वो सेंसर्स हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमने पढ़े थे। वो रिसेप्टर्स इस सिग्नल को पिक करते हैं और इस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने के लिए हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमने सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स पढ़े थे। तो ये एफरेंट फाइबर स्पाइनल कॉर्ड तक उस सिग्नल को ले जाते हैं और फिर ब्रेन में ले जाते हैं, जो हमारा ब्रेन परसीव करता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है, पेन कितना हो रहा है। सिमिलरली हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स हैं उनका पेन भी हम इसी तरह परसीव करते हैं। हमको एक स्टिमुलस चाहिए, हमको जैसे यहाँ पे स्किन में कुछ रिसेप्टर्स हैं और एफरेंट फाइबर्स नर्व के उसको इनर्वेट कर रहे हैं, तो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है इनके बाहर भी लेयर है जिसको कुछ नर्व्स इनर्वेट कर रही हैं और ये लेयर्स जब स्टिमुलेट होती है किसी भी स्टिमुलस से तो वो नर्व फाइबर्स इस पेन को पिक करते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। तो ये लेयर्स होती हैं विसरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम। सेम जैसे हमारे लंग्स के बाहर होती है प्लूरा, वैसे ही हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बाहर होती है विसरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम। तो ये नर्व फाइबर्स कौन से होते हैं जो हमारे विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम को इनर्वेट कर रहे हैं और कैसे, किस पाथ से होते हुए जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टिमुलस है जिससे विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो स्टिमुलेट होएगी, पेन का टाइप क्या होगा और पेन की लोकेशन क्या होगी। अगर विसरल पेरिटोनियम स्टिमुलेट हो रही है तो पेन कहाँ पे फील होगा, किस ऑर्गन का, और पेराइटल पेरिटोनियम अगर स्टिमुलेट हो रही है तो पेन कहाँ पे फील होगा, किस ऑर्गन का, वो हम अभी देख लेते हैं। पहले तो मैंने स्टिमुलस, लोकेशन और टाइप ऑफ पेन लिख दिया है विसरल और पेराइटल पेन का। ठीक है, अब इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो विसरल पेरिटोनियम है वो जस्ट ऑर्गन के बाहर एक कवरिंग है, तो वो कब कब स्टिमुलेट होएगी, जब भी, ये सारे हॉलो ऑर्गन्स हैं, तो जब भी किसी ऑर्गन में स्ट्रेच होगा, इन्फ्लेमेशन होगा या इस्कीमिया होगा, ये जो विसरल पेरिटोनियम है यहाँ से नर्व फाइबर्स इस सिग्नल को पिक करेंगी और स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगी। तो नॉर्मली जो स्किन में अगर कट लग जाता है या बर्न हो जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, लेकिन इन चीज़ों से इतना पेन नहीं होता। एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में विसरल प्लूरा में उल्टा है। विसरल प्लूरा सेंसिटिव होती है स्ट्रेच, इन्फ्लेमेशन और इस्कीमिया से, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया कवर होएगा इन चीज़ों की वजह से उतना ही ज़्यादा नर्व फाइबर्स यहाँ पे स्टिमुलेट होंगे। जितने ज़्यादा नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट होंगे उतना ज़्यादा पेन हमको फील होगा। तो जो विसरल लेयर है वो लेस सेंसिटिव है कट और बर्निंग सेंसेशन से और ज़्यादा सेंसिटिव है स्ट्रेच, इन्फ्लेमेशन और इस्कीमिया से। स्ट्रेच कैसे हो सकता है किसी भी ऑर्गन में, जब किसी ऑर्गन में डिस्टेंशन हो। डिस्टेंशन हो सकता है एयर ट्रैपिंग, वहाँ पे एयर भर रही है उसकी वजह से, तो गैस की वजह से हो सकता है, या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से हो सकता है जैसे कि एसाइटिस में। और इन्फ्लेमेशन हो सकता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे, और इस्कीमिया हो सकता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या कोई भी मास की वजह से।
जो किसी भी आर्टरी को दबा रहा है, पुश कर रहा है, जिससे कि ब्लड फ्लो किसी एक रीजन में पहुंच नहीं पा रहा है। तो स्टिमुलस जो विसरल पेरिटोनियम के लिए होंगे वो ये होंगे, और पेराइटल पेरिटोनियम के लिए इन जैसे ही विसरल पेरिटोनियम आपकी स्टिमुलेट हो रही है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे पेराइटल पेरिटोनियम तक पहुंचेगी तो वो उसको इरिटेट करने लगेगी। तो कोई भी इरिटेशन अगर पेराइटल पेरिटोनियम में होती है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, चाहे वो किसी मास की वजह से वहां पे कुछ जमा हो रहा हो, तो वो इस सिग्नल को पिक करेगी और ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगी। अब ये पेन किस टाइप का होगा? तो पेराइटल लेयर अगर स्टिमुलेट होती है तो उसका पेन शार्प होगा और सिवियर होगा और वेल लोकलाइज्ड होगा। मतलब जिस एरिया में, जिस ऑर्गन के बाहर, जैसे कि अगर हमारी पैनक्रियाज इफेक्टेड है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन है अगर, तो पैनक्रियाज हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, तो अगर पैनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन की वजह से पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो स्टिमुलेट हो रही है, तो उधर उसका जो पेन फील होगा वो बहुत ही सिवियर होगा, शार्प होगा और वेल लोकलाइज्ड होगा। मतलब एपिगैस्ट्रियम के आसपास ही आपको पेन होगा पैनक्रियास का। लेकिन विसरल पेन में जो पेन होगा वो डल होगा, कॉलिकी होगा। कॉलिकी मतलब इंटरमिटेंट होगा, आता जाता रहेगा बीच बीच में, और क्रैम्पिंग टाइप होगा और पुअरली लोकलाइज्ड होगा, मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस का पेन है, लेकिन उसकी वजह से अभी तक विसरल पेराइटल जो लेयर है वो अभी इरिटेट नहीं हो रही है, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो इतनी अभी नहीं हुई है कि वो पेराइटल पेरिटोनियम को इरिटेट कर सके। अभी सिर्फ विसरल पेरिटोनियम ही इरिटेट हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो उसका पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक जगह लोकलाइज नहीं होगा, वो एब्डोमेन के मिड लाइन में डिफ्यूज्ड होगा, मतलब पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली पेन आ कहाँ से रहा है। तो जो विसरल पेन होता है, जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बाहर जो कवरिंग है उसका जो पेन होता है वो मिड लाइन में फील होता है और पुअरली लोकलाइज्ड होता है। तो इनका जो पेन है उसको हम इनके एम्ब्रियोलॉजिक ओरिजिन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो हमारी जो गट है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, उन 3 पार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो कुछ ऑर्गन्स जो है वो 4 गट से डेवलप होते हैं, मतलब ऊपर वाली गट से, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया। तो अगर इनमें इनके आउटर कवरिंग मतलब विसरल पेरिटोनियम अगर इरिटेट होगी, स्टिमुलेट होगी, तो इनका पेन अपर एब्डोमेन में फील होगा मिड लाइन के अराउंड, लेकिन एग्जैक्टली लोकलाइज नहीं होगा कि पेन किस तरफ से आ रहा है, किस ऑर्गन से हो रहा है। ऐसे ही जो मिड गट है, हमारी मिड गट से हमारा आता है अपेंडिक्स, ये हमारा असेंडिंग कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे मिड गट से आते हैं। तो अगर इन ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग अगर स्टिमुलेट होगी, इरिटेट होगी, तो जो पेन फील होगा वो मिड एरिया में फील होगा, अराउंड द अम्बिलिकस फील होगा हमको, डिफ्यूज पेन होगा। और ऐसे ही जो हाइंड गट से डेवलप होते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा सिग्मोइड कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, तो इनका पेन लोअर एब्डोमेन में हमको फील होगा। तो पेराइटल पेन शार्प होगा, सिवियर होगा और वेल लोकलाइज्ड होगा। जिस एरिया में पेराइटल लेयर इरिटेट हो रही है उसी एरिया में आपको पेन फील होगा, और ये स्टिमुलेट होता है कोई भी टाइप की इरिटेशन से। इरिटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन की वजह से। विसरल पेन जो होगा वो डल होगा, कॉलिकी टाइप होगा और वेल लोकलाइज नहीं होगा, मिड लाइन में फील होगा। और जो ऑर्गन एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट में जिस जगह से ओरिजिनेट होता है उस जगह पे पेन फील होगा। स्टमक, लिवर, पैनक्रियास का पेन हमको ऊपर फील होगा, अपेंडिक्स और असेंडिंग कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन हमको अम्बिलिकस के अराउंड होगा, और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन का पेन हमको लोअर एब्डोमेन में पेन फील होगा। अब इन दोनों के अलावा तीसरा आता है रेफर्ड पेन। ठीक है, रेफर्ड पेन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है वीडियो का, कि इन दोनों लेयर के स्टिमुलेट होने की वजह से जो पेन है वो लोअर बैक एरिया या और अलग अलग रीजन्स में कैसे रेफर होता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं मोटा मोटा ऊपर से। हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो खुद से काम करता है, ऑटोमेटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है हमारा सेंसरी और मोटर, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। सेंसरी एफरेंट्स जाते हैं और फिर उस एक्शन को करने के लिए इफरेंट नर्व फाइबर्स आते हैं और किसी भी मसल को स्टिमुलेट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली 2 होते हैं और एक तीसरा भी होता है। अब पैराइटल पेरिटोनियम को जो इनर्वेट कर रहा है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे स्किन को भी इनर्वेट कर रहा था, ठीक है। और विसरल पेरिटोनियम को जो इनर्वेट कर रहे हैं वो है जनरल विसरल एफरेंट्स। जनरल विसरल एफरेंट्स ना ही इसके पार्ट है ना ही इसके पार्ट है, लेकिन जो इनका पाथ है वो इनके साथ ही होता है, ठीक है। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनमें एफरेंट फाइबर्स नहीं होते, उनमें इफरेंट फाइबर्स होते हैं। लेकिन ये जो जनरल विसरल एफरेंट्स है जो कि विसरल पेरिटोनियम से सिग्नल लेके स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, ये उसी पाथ से होते हुए जाते हैं जिस पाथ से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके मिडल एरिया में हमारा इधर जनरल विसरल एफरेंट्स के न्यूक्लियाई हैं, इधर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूक्लियाई हैं जो कि हमारे विसरल पेरिटोनियम में जा रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में इनका इनर्वेशन जा रहा है। तो ये जिस पाथ से होते हुए जाएंगे, जो कि हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये जिस पाथ से होते हुए जाएंगे उसी पाथ से होते हुए ये जनरल विसरल एफरेंट्स जाएंगे, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है, इसी पाथ से होते हुए जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। तो हम उसको अभी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये सीएनएस का डायग्राम बना रखा है, ये हो गया हमारा ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और ये स्पाइनल कॉर्ड, और एक स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट को हमने बड़ा कर रखा है। तो अब जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जैसे ही हमारी स्किन में, ये जैसे मान लो स्किन है, स्किन में मेरी उंगली पे पिन प्रिक होता है, तो इस सिग्नल को हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो पिक करते हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर्स। और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है सेंसरी ट्रंक और ये मोटर ट्रंक, ऐसे ये सेंसरी ट्रंक से होते हुए जाती है ये हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन और हमारे डॉर्सल हॉर्न में जाता है। डॉर्सल हॉर्न के जो शुरू के यहाँ पे ये रेक्स लैमिना है, तो जो शुरू के न्यूक्लियाई होते हैं, जो शुरू के यहाँ पे साइनेप्सिस होते हैं, ये हमारे सेंसरी सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए होते हैं, मतलब जो हमारे स्किन के लिए जा रहे होते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो सेंसरी एफरेंट फाइबर्स है हमारे, वो ग्रे हॉर्न में पीछे की साइड को रहते हैं। अब ये यहाँ पे साइनेप्स बनाते हैं और यहाँ से फिर निकल के स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। और फिर जो भी एक्शन होना होता है जिस भी मसल का उस जगह पे, मान लो मैंने किसी चीज पे हाथ रख दिया था, मुझे हाथ वहां से हटाना है, तो जो जो नर्व फाइबर्स मेरे शोल्डर, आर्म की मसल्स पे जा रहे होंगे, अब यहाँ पे नीचे की साइड इधर हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनकी सेल बॉडीज यहाँ पे होती है, उनके न्यूक्लियाई यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ से अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन निकलेंगे हमारे मोटर रंग से, अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन निकलेंगे, ठीक है। अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन निकलेंगे हमारे ये मसल फाइबर पे, ठीक है। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और गामा मोटर न्यूरॉन हमारे मसल स्पिंडल को स्टिमुलेट करेंगे। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हम वहां से हाथ हटा देंगे। तो ये तो नॉर्मल पाथवे हो गया हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें कि यहाँ से ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन हमारे जो टिश्यू है वहां से सेंसेशन लेके आए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गए, स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल ऊपर ब्रेन में गया, और यहाँ पे जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स थे उनके जो न्यूक्लियाई थे वो यहाँ से स्टिमुलेट हुए, अपने इफेक्टर ऑर्गन पे गए, इफेक्टर मसल पे गए और अपना एक्शन किया। सिमिलरली इसी तरह ही जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके ऐसे ही एफरेंट फाइबर जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया कि जो डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल ग्रे हॉर्न है, वहाँ पे सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन के जो साइनेप्सिस होते हैं,
यहाँ पे हमारे सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के जो इफरेंट फाइबर निकलते हुए होते हैं। इसके जस्ट ऊपर न्यूक्लियाई होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गन्स पे जा रहे हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफरेंट के, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे होते हैं ये जनरल विसरल एफरेंट्स, ठीक है, कि जो एफरेंट फाइबर्स हमारे ऑर्गन से आ रहे हैं और फिर यहाँ पे आके साइनैप्स कर रहे हैं हमारे ग्रे हॉर्न में। तो सबसे ऊपर जो डॉर्सल ग्रे हॉर्न है वहां पे होता है हमारा सोमैटिक सेंसरी एफरेंट्स, उसके बाद विसरल एफरेंट्स, उसके बाद विसरल इफरेंट्स, फिर मोटर इफरेंट्स। अब हम देख लेते हैं सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्क क्या है, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनमें फर्क क्या है। तो जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें ये हमारी सेल बॉडी है, न्यूक्लिया जो यहाँ से अपना निकला और ये डायरेक्ट गया हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे, ठीक है, ये जो कि हमारी मसल, और यहाँ पे रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन होता है और वो इफेक्टर ऑर्गन पे जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेल बॉडीज हैं यहाँ पे न्यूक्लियाई इनके, यहाँ से ये बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर से एक साइनैप्स बनाते हैं, फिर ये अपने इफेक्टर ऑर्गन पे जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये स्टमक में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और ऐसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी सेम होगा। यहाँ पे एक साइनैप्स बनेगा यहाँ से निकलने के बाद, और एक प्री गैंग्लियोनिक होगा और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, और ये अपने इफेक्टर ऑर्गन पे जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है कि जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन दोनों में ही, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो हमारा एड्रिनर्जिक न्यूरॉन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पे रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन और यहाँ पे रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन ही। तो ये दोनों ही न्यूरॉन हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं। इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो कोलिनर्जिक होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो हमारा एड्रिनर्जिक न्यूरॉन होता है। और जो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये सोमैटिक है, ठीक है, उसमें ऐसा प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नहीं होते, उसमें एक ही न्यूरॉन जाता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। अब हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है और कौन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तो हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व, सेवेंथ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। और जो न्यूरॉन्स हमारे S2 से लेकर S4 सेगमेंट से निकल रहे हैं, ठीक है, S2, S3 और S4, ये 3 और ये 4, ये चारों हमारे पार्ट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। इनको हम बोलते हैं क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो इस सिस्टम को, ठीक है। तो ये अपना बाहर निकलेंगे ऐसे ही, ये हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये दोबारा साइनैप्स बनाएंगे एक दूसरे न्यूरॉन के साथ जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, और ये हमारा गैंग्लिया होगा, ठीक है। और फिर आगे जाके ये अपने इफेक्टर ऑर्गन्स में जाएंगे जहां जहां पे भी ये अपना एक्शन करेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी। तो गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होती हैं उनको हम बोलते हैं गैंग्लिया, और ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज या फिर सेल बॉडीज का गुच्छा सीएनएस में कहीं पे होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला न्यूक्लियाई है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, पर बाहर निकलने के बाद, बाहर जो सीएनएस के बाहर निकलने के बाद जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज है, उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। जैसे कि यहाँ पे होता है हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो कि हमारे जहाँ पे हमारी सोमैटिक सेंसरी एफरेंट फाइबर के सेल बॉडीज होती हैं। तो ऐसे ही हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं जहाँ पे ये साइनैप्स करते हैं। मैंने बोला दो न्यूरॉन्स हैं, तो एक न्यूरॉन हमारा स्पाइनल कॉर्ड से निकल के इन गैंग्लिया में जाएगा,
गैंग्लिया में साइनैप्स बनाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ, और वहां से फिर वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने बोला, थर्ड क्रेनियल नर्व, सेवेंथ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व और S2, S3, S4 सेगमेंट, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। इसको हम बोलते हैं क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम इतना ज्यादा नहीं देखेंगे। अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है T1 से लेकर L2 तक होते हैं, वो सारे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो अभी हम एक न्यूरॉन को हम बड़े पिक्चर में देख रहे हैं कि वो निकलता कैसे है, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये ऊपर वाला जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, यहाँ पे हमारा सेंसरी एफरेंट्स न्यूक्लियाई हैं, साइनैप्सेस होते हैं। उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे एफरेंट फाइबर्स विसरल ऑर्गन्स के। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे इफरेंट फाइबर्स हमारे विसरल ऑर्गन्स के। और फोर्थ पे नीचे सबसे एंटीरियर ग्रे हॉर्न में आते हैं हमारे मोटर फाइबर्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। तो सोमैटिक इफरेंट्स हमारे यहाँ से आते हैं। तो ये जो दोनों यहाँ पे इनकी सेल बॉडीज होंगी, ठीक है, ये यहाँ से निकल के जाएंगे मोटर ट्रंक से बाहर को। ये हो गया हमारा अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन जाएगा और बाहर निकल जाएगा, जो कि हमारे मसल्स को सप्लाई करेगा, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा। अब हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन। ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है जो इस मोटर ट्रंक से होता हुआ जाता है, और यहाँ से बाहर निकलने से पहले ये इस गैंग्लिया में एंटर करता है। तो हमारे जस्ट वर्टिब्रल कॉलम के साइड में ये गैंग्लियास होते हैं, इनको हम बोलते हैं चेन गैंग्लिया, क्योंकि ये चेन की तरह हमारे वर्टिब्रा के साइड में, और वर्टिब्रा के साइड में इसलिए हम इनको बोलते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। तो इनको हम या तो बोल सकते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया या फिर चेन गैंग्लिया। तो ये यहाँ से इस ट्रंक से होते हुए निकलता है, इसको हम बोलते हैं वाइट रैमाई कम्युनिकेंस। ठीक है, वाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला न्यूरॉन जो होता है वो माइलिनेटेड होता है, इसलिए ये वाइट दिखता है, और ये दो जगहों को कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए वाइट रैमाई कम्युनिकेंस। अब जब ये न्यूरॉन इधर से निकल के यहाँ आ जाता है, तो इसके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो ये नीचे चला जाए, या तो ये यहीं पे साइनैप्स बनाए दूसरे न्यूरॉन के साथ, जो कि हमने देखा ये साइनैप्स बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, या ये यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, बिना साइनैप्स बनाए, या फिर यहाँ से ऊपर चला जाए एक लेवल, जैसे ये नीचे गया है। तो पहले हम देखते हैं, अगर इसने यहीं साइनैप्स बना लिया तो ये इस ट्रंक से होते हुए वापस चला जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रे रैमाई। ठीक है, तो ग्रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला न्यूरॉन माइलिनेटेड नहीं होता, अभी यहाँ से निकल जाता है बाहर। तो यहाँ से आया, अंदर गया, इसने साइनैप्स बनाया, और दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये बाहर निकल के हमारे किसी भी ऑर्गन पे जाएगा। और जो हमारा डायरेक्ट बाहर निकल चुका है, ठीक है, जिसने यहाँ साइनैप्स नहीं बनाया, वो चेन गैंग्लिया के अलावा हमारी बॉडी में और भी जगह पे गैंग्लियाज होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ गैंग्लिया हमारे ऑर्गन्स के पास होते हैं, तो ये उधर जाके साइनैप्स बनाता है। इन गैंग्लियास को हम बोलते हैं कोलेटरल गैंग्लिया, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अराउंड है, इन ऑर्गन्स के चारों तरफ है, या फिर हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। तो कुछ गैंग्लिया जस्ट हमारी वर्टिब्रा के साइड में होते हैं, चेन में लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं चेन गैंग्लिया, और कुछ गैंग्लिया हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलेटरल गैंग्लिया। ठीक है, ये हो गए चेन गैंग्लिया। ये हो गए हमारे कोलेटरल गैंग्लिया। तो ये हो गए हमारे इफरेंट फाइबर्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जो कि एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा, फिर वो साइनैप्स बनाएगा हमारे गैंग्लिया में, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकल के हमारा सप्लाई करेगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो मैंने यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पाथवे बना दिया, जो कि हमारे अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स में जा रहा है।
तो जो T1, T2, T3 से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं उनमें से T1, T2 और T3, इनमें से कुछ न्यूरॉन्स, जैसे मैंने बोला कि कुछ न्यूरॉन्स यहाँ पे साइनैप्स नहीं बनाते, बाहर चले जाते हैं, तो ये न्यूरॉन्स यहाँ से अपने अपने ये ट्रंक से बाहर निकल के आगे जो सर्वाइकल गैंग्लिया है वहां पे अपना साइनैप्स बनाएंगे, और ये वाले न्यूरॉन्स भी सामने से, ठीक है, और ये सारे सप्लाई करेंगे हमारे ऊपर के ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे आईज को, ठीक है। तो इनका काम होगा, अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में एक्ट करना। मतलब जैसे कि आप खाना खा के बाहर गए हो, तो अभी रेस्टिंग पीरियड है, रेस्ट में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है डाइजेशन को प्रमोट करना, ठीक है। जब आप रेस्ट कर रहे हो, तो अब आप खाना खा के बाहर गए हो, नॉर्मल वॉक कर रहे हो, आपका जो भी ब्लड फ्लो है आपके ऑर्गन्स के आसपास बढ़ा हुआ है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है। अब एकदम से आपके पीछे अगर चोर पड़ जाता है, तो या तो आप उस टाइम उसके साथ लड़ोगे या भाग जाओगे, ठीक है। तो या तो फाइट करोगे या फ्लाइट, भाग जाओगे। तो उसके लिए हमारे मसल्स में ब्लड फ्लो चाहिए तुरंत, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, और जो इसके फाइबर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जा रहे हैं उनका काम होगा यहाँ पे ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो यहाँ पे जो गट की मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, पेरिस्टॉल्सिस है, वो कम हो जाता है। यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और सारा ब्लड फ्लो मसल्स को जाने लगता है। सिमिलरली ये जो ऊपर जा रहे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स हमारे हार्ट में, लंग्स में, ईसोफेगस में, इनका काम यहाँ पे भी यही है। ईसोफेगस में काम है उसकी मोटिलिटी कम कर देना, क्योंकि अभी हमको खाने का कुछ नहीं करना है। हार्ट में ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की पावर है हार्ट की मसल्स की, उसको बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो। लंग्स में ये क्या करता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स का जो डायमीटर है वो बड़ा कर देता है, उनको डायलेट कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम अंदर ले सके। तो ऐसे ही ये तो जो T1, T2, T3 है ये, और T5 तक अपने अपने चेन गैंग्लिया में जाके ये सारे जो फाइबर्स है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ऊपर वाले ऑर्गन्स में जाएंगे। उसके बाद T5, T6, ये T5 भी यहाँ पे, ठीक है। T5 ऊपर भी जाएगा, आगे भी। तो T5, T6, T7, T8, T9, इन तीनों के फाइबर्स हमारे चेन गैंग्लिया में साइनैप्स नहीं बनाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि कुछ फाइबर्स बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे साइनैप्स नहीं बनाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद वो कोई भी कोलेटरल गैंग्लिया में साइनैप्स बनाएंगे। तो कोलेटरल गैंग्लिया यहाँ पे जो होता है उसको हम बोलते हैं सीलियाक गैंग्लिया, जहाँ पे ये वाले नर्व फाइबर जाके साइनैप्स करते हैं, और इस नर्व को हम बोलते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। तो ये जो सीलियाक गैंग्लिया से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं, ये हमारे लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, इन सबको सप्लाई करते हैं। यहाँ पे इनका काम होता है इनकी कॉन्ट्रैक्शन कम कर देना, पेरिस्टॉल्सिस को कम कर देना, लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करना, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ाना, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़े, क्योंकि अभी हमको उस सिचुएशन में वहां से भागना है या फिर लड़ना है। और जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में हमारे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, अल्फा और बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंज से, हमारे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो इस टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़े, तो इसीलिए ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ने लगेगा और इंसुलिन का लेवल कम होने लगेगा जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा। यहीं से कुछ फाइबर्स नीचे जाते हैं और नीचे एक गैंग्लिया में साइनैप्स करते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और फर्स्ट हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को इनर्वेट करता है, और यहाँ पे इसका काम होता है इसकी कॉन्ट्रैक्शन कम करना। यहाँ पे जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे, एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनकी प्रोडक्शन कम कर देना। और ये तो थे T9 तक। T10, T11 और T12, ठीक है। T10, 11, 12 हमारे निकलते हैं और हमारे किडनी को सप्लाई करते हैं, हमारे एड्रीनल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड को जो सप्लाई करते हैं वो एक एक्सेप्शन होता है, वो यहाँ पे एक कोलेटरल गैंग्लिया में साइनैप्स नहीं करता, वो डायरेक्ट निकल के हमारे एड्रीनल ग्लैंड में जाता है। उसके बाद T12, L1 और L2 हमारे बाहर दूसरे गैंग्लिया में साइनैप्स करते हैं, ये भी चेन गैंग्लिया से क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पे साइनैप्स नहीं बनाते।
उस गैंग्लिया को हम बोलते हैं इंफीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लिया, और इसका काम भी वही होता है, पेरिस्टालसिस को कम करना और जो भी एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं उनको कम करना और इन सब की कॉन्ट्रैक्शन कम करना। अब ये तो हो गया हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने बोला था कि इफरेंट फाइबर्स हैं, तो जो एब्डोमिनल पेन ले जा रहे थे, जो विसरल पेन ले जा रहे थे, वो एफरेंट फाइबर्स थे। और वो मैंने बोला जो सिस्टम हमारा एफरेंट फाइबर्स ले जाता है हमारे विसरल पेरिटोनियम से, उनको हम बोलते हैं जनरल विसरल एफरेंट्स। तो अब वो एफरेंट फाइबर्स कैसे जाएंगे, तो मैंने कहा था कि वो जनरल विसरल एफरेंट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट नहीं है, लेकिन जो उनका पाथ है, जो जिस ऑर्गन से जनरल विसरल एफरेंट्स निकलेंगे, वो उसी पाथ से वापस जाएंगे जिस पाथ से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एफरेंट फाइबर्स आए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये वाला पैनक्रियास पे जा रहा है, ठीक है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एफरेंट फाइबर, तो यहाँ से जो जनरल विसरल एफरेंट, जो यहाँ की विसरल पेरिटोनियम होगी, वहां से जो एफरेंट फाइबर निकलेगा वो इसी के साथ जाएगा। ठीक है, इसी के पाथ में जाते हुए, और ये यहीं से निकला था, ये सारे यहीं से निकले हैं, चाहे ये यहाँ पे साइनैप्स बनाए या ना बनाए। तो अब ये यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे और इसी का पाथ फॉलो करते करते इधर तक आ जाएंगे। अब जब ये यहाँ आ जाएंगे तो ये मोटर ट्रंक से ना होते हुए सेंसरी ट्रंक से होते हुए जाएंगे, क्योंकि है तो सेंसरी फाइबर से। तो यहाँ पे हमारा है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ऑलरेडी ये हमारे सोमैटिक सेंसरी एफरेंट फाइबर्स है। ठीक है, जो यहाँ से स्किन से सेंसेशन लेके आ रहे हैं, और डॉर्सल रूट गैंग्लिया में इनकी सेल बॉडी है, और हमारे जो डॉर्सल ग्रे हॉर्न है यहाँ पे जाके अगले न्यूरॉन से साइनैप्स कर रहे हैं। तो ये इसी पाथ में चला जाएगा, और इसके भी जो सेल बॉडीज होंगी वो भी डॉर्सल रूट गैंग्लिया में ही होगी, और ये भी इसी के साथ होते हुए अपना इधर आ जाएगा। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे कि मैंने बोला था कि विसरल ऑर्गन्स के एफरेंट फाइबर्स जहाँ पे साइनैप्स करते हैं। तो ये हो गया हमारा विसरल पेरिटोनियम की जो लेयर होती है, उसके जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एफरेंट फाइबर्स के साथ ही, लेकिन फिर वो चले जाते हैं हमारे सोमैटिक एफरेंट्स के साथ, और सोमैटिक एफरेंट से होते हुए नीचे जहाँ पे बीच में उनके न्यूक्लियाई है वहाँ पे वो साइनैप्स करते हैं। तो जो सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स है वो हमने बोला कि वो सप्लाई कर रहे थे हमारे पैराइटल पेरिटोनियम को, और जो जनरल विसरल एफरेंट्स है हमने बताया था कि वो सप्लाई कर रहे थे हमारे विसरल पेरिटोनियम को। तो अब हमारे पास विसरल पेरिटोनियम की इनर्वेशन होगी और पैराइटल पेरिटोनियम की इनर्वेशन हो गई। अब आ जाते हैं हम रेफर्ड पेन पे। ठीक है, जिसके लिए हमने इतना कुछ पढ़ा, जिसके लिए हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा। तो यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट बड़ा बना रखा है स्पाइनल कॉर्ड का, ऐसे ही हर लेवल पे आपको ऐसे ही सेम नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका डॉर्सल हॉर्न है, ये ग्रे मैटर है अंदर, तो ये डॉर्सल हॉर्न है, ये बीच में लेटरल हॉर्न है, और आगे की साइड वेंट्रल हॉर्न या इंटीरियर हॉर्न है। तो जो डॉर्सल हॉर्न है इसके अंदर कुछ लैमिना है जिनको हम रेक्स लैमिना बोलते हैं, और इन लैमिना के अंदर बहुत सारी सेल बॉडीज हैं। ठीक है, और उन ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है जहाँ पे ये सारे न्यूरॉन्स आके साइनैप्स कर रहे हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, और ऊपर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड, जैसे कि रेक्स लैमिना 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे हमारे सेंसरी, यहाँ पे हमारे सारे सेंसरी न्यूरॉन्स आके साइनैप्स बनाते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो फर्स्ट लैमिना था वो था मार्जिनल न्यूक्लियस, जो सेकंड था वो था सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा, और जो थर्ड था वो था न्यूक्लियस प्रोप्रियस। ऐसे यहाँ पे 10 लैमिना है। तो जो अब हम ऊपर से देखते हैं एक बार कि फिर से कौन कौन से न्यूरॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो जो सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, जो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, जिस भी जगह से वो सेंसेशन ला रहे हैं, मान लेते हैं स्किन से लेके आ रहे हैं, वहां से आते हैं, इनकी सेल बॉडीज डीआरजी में होती है। ठीक है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, तो यहाँ पे इनकी सेल बॉडीज होती है, और फिर यहाँ से ये हमारे ग्रे मैटर में आते हैं। उसके बाद जो इसके नीचे सेल बॉडीज होती है वहां पे आके साइनैप्स होता है हमारा
जनरल विसरल एफरेंट्स का, जो भी हमने पढ़े थे यहाँ पे, कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के एफरेंट सिग्नल्स को लेके आते हैं, और वो एफरेंट सिग्नल्स होते हैं स्ट्रेच, इन्फ्लेमेशन, इस्कीमिया। ठीक है, तो स्ट्रेच, इन्फ्लेमेशन, इस्कीमिया को ये सिग्नल्स लेके आते हैं और इनको हमारा ब्रेन जो है वो पेन की तरह परसीव करता है। उसके बाद जो इसके नीचे साइनेप्सिस होते हैं, यहाँ पे हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे गैंग्लिया में साइनेप्स बना के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इंटरनल ऑर्गन्स को आगे सप्लाई करता है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये 4 क्रेनियल नर्व्स हैं, 3, 7, 9 और 10, और हमारे S2, S3, S4 सेगमेंट। तो इसको हम बोलते हैं क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। ऐसी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें हमने बोला था T1 से लेकर L2 तक होगा, तो इसको हम बोलते हैं थोरैकोलंबर आउटफ्लो। ठीक है, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। फिर जो लास्ट न्यूक्लियाई है वो हो गया हमारा मोटर के लिए, सोमैटिक मोटर फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं, जो हमारी मसल्स को सप्लाई करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को सप्लाई करता है। तो यहाँ से हमारे अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। अब देखते हैं रेफर्ड पेन का थ्योरी क्या है, मतलब क्या क्या प्रपोज थ्योरी है मैकेनिज्म में जो रेफर्ड पेन को एक्सप्लेन करती है। तो जो बेस्ट थ्योरी है जो इनको एक्सप्लेन कर पाती है वो है कन्वर्जेंस थ्योरी। ठीक है, कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन थ्योरी और कन्वर्जेंस फैसिलिटेशन थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती है कि जो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा जो ऊपर वाला था, ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर था, जो कि थर्ड लैमिना में इसने अपना साइनेप्स बनाया, और ये यहाँ से क्रॉस करके इधर चला गया। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस करके ऊपर चला गया हमारा, इस साइड से गया तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जाएगा, या फिर ये इधर से भी जा सकता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से। तो ये तो हो गया हमारे सेंसरी फाइबर्स। तो ये जो जनरल विसरल एफरेंट्स है, ये माना जाता है कि ये या तो यहाँ से कुछ कोलेटरल्स दे देंगे। ठीक है, जो सिग्नल्स विसरल ऑर्गन से आ रहे थे वो सिग्नल्स अब यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रांसमिट होंगे इसी न्यूक्लियस पे और इसी सेल बॉडी पे, और ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू ऊपर जा सकता है, या फिर स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट्स के थ्रू ऊपर जा सकता है। ठीक है, या फिर ये जो सिग्नल आ रहे थे ये डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इस सेल बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा सिग्नल। तो जो हमारा ब्रेन है वो ऐसे परसीव करता है, ये जो सिग्नल हमारे जा रहे हैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जाएगा, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में हमारे बॉडी का पूरा ओरिएंटेशन है। तो हमारा ब्रेन देखेगा कि ये सिग्नल किस लेवल से आ रहा है। तो ये हमारा था 5, 6, 7, 8, 9, 10th लेवल है। तो ये अगर ये 10th लेवल से आ रहा है सिग्नल, तो हमारा ब्रेन परसीव करेगा कि 10th लेवल का जो डर्माटोमल लेवल है, ठीक है, T10 का जो डर्माटोमल लेवल है, पेन वहां से आ रहा है। तो जिन ऑर्गन्स के एफरेंट फाइबर्स T10 लेवल में एंट्री कर रहे हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, उन ऑर्गन्स का जो पेन होगा वो T10 डर्माटोम के आसपास फील होगा, थोड़ा सा प्रॉक्सिमली, ना कि अंदर की तरफ। डीप पेन फील नहीं होगा उन ऑर्गन का, वो बाहर की तरफ रेफर होगा, और एब्डोमेन के अलावा लोअर बैक एरिया में भी पेन रेफर करेगा, क्योंकि डर्माटोमल लेवल बैक के रीजन में भी है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये जो सिग्नल्स आ रहे थे ये ऊपर जाते कैसे। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन रिसेंटली स्टडीज में देखा गया है कि जो हमारे डॉर्सल कॉलम के ट्रैक्ट्स हैं वो लेके जाते हैं, और डॉर्सल कॉलम का उस जो छोटा सा पोर्शन है जहां से ये विसरल एफरेंट फाइबर्स के सिग्नल्स ऊपर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक डॉर्सल कॉलम। तो ये यहाँ से जाएंगे और क्रॉस करने की बजाय ये यहाँ से इप्सिलेटरली ऊपर चले जाएंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे, और कुछ सिग्नल्स मेडुला पे देंगे, कुछ सिग्नल्स पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर, पेरीएक्वेडक्टल ग्रे मैटर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ऊपर हमारे ब्रेन में ये सिग्नल्स को भेजेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पैनक्रियास को देख लेते हैं। तो ये जो T5 के नीचे 5, 6, 7, 8, 9 ये सारा लेवल हमारा ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व बना रहा था, और ये सप्लाई कर रही थी हमारे पैनक्रियास को। ठीक है, तो पैनक्रियास में अगर कोई भी पेन फील होगा, मान लेते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जिसमें पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन होगा,
तो पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो अगर विसरल लेयर जो है, विसरल लेयर इफेक्ट होती है, तो जो पेन फील होगा वो अपर एब्डोमेन में फील होगा हमको और डिफ्यूज पेन होगा। और अगर पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो इरिटेट होने लगी है, अब इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गई है, तो शार्प सिवियर पेन होगा हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में या फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ को। और इसी का रेफर्ड पेन आपको फील हो सकता है लोअर थोरैसिक रीजन में, T6 या T5 से लेकर T10 के बीच में हमारे लोअर बैक एरिया में। और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से इसके ऊपर हमारा डायफ्राम है, इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर डायफ्राम इरिटेट होने लगेगा, डायफ्राम को इनर्वेट करती है फ्रेनिक नर्व, तो इसीलिए अगर डायफ्राम इरिटेट होगा तो जो पेन है वो लेफ्ट शोल्डर पे भी रेफर हो सकता है हमारे पैनक्रियाटाइटिस का। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम अपेंडिसाइटिस का, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस का पेन मैंने शुरू में बताया था आपको, ये मिड गट से डेवलप हुआ है, तो जो इसका पेन फील होगा शुरू में वो अराउंड द अम्बिलिकस होगा और डिफ्यूज पेन होगा, मिड लाइन में पेन फील होगा। लेकिन जैसे जैसे इसके बाहर की पेराइटल लेयर जो है वो इरिटेट होने लगेगी, तो जो पेन फील होगा ज्यादा अब लोकलाइज होने लगेगा और थोड़ा सा ज्यादा पेन होने लगेगा, शार्प पेन होने लगेगा राइट लोअर एब्डोमेन में अराउंड द मैकबर्नी पॉइंट। और इसका जो रेफर्ड पेन होगा वो लोअर बैक रीजन में, लोअर थोरैसिक और अपर लंबर रीजन में रेफर होगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब मैंने कही थी कि जो जनरल विसरल एफरेंट्स है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जा रहे हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ भी जाते हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वेगस नर्व है, ऐसी ये जो ऊपर वाली नर्व है ये भी अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही है। जो ये वेगस नर्व है ये नीचे आती है हमारे, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है इंटरनल ऑर्गन्स का, एब्डोमिनल ऑर्गन्स का, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। तो ये भी आके अपना इनर्वेशन देगी पैनक्रियाज में, स्टमक में, ठीक है, और बाकी ऑर्गन्स में भी, और रेस्ट और डाइजेशन में अपना रोल प्ले करेगी जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन नहीं होती है। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो नर्व है ये हमारे ईसोफेगस को सप्लाई कर रही है। ऐसे ही जो 9th क्रेनियल नर्व है वो हमारे माउथ के रीजन को सप्लाई कर रही है और हमारे पैलेट को सप्लाई कर रही है। तो जब हम कुछ बहुत ही ठंडी चीज खा लेते हैं तो हमारे माउथ में और दांतों में जो सेंसेशन है वो तो होती ही है। इसके अलावा कभी कभी हेडेक भी होने लग जाता है, हमारे हेड के पीछे पेन होने लगता है। तो वो इसीलिए ही होता है क्योंकि ये जो वेगस नर्व है ये सब न्यूक्लियाई जो है हमारे पीछे मिड ब्रेन के अराउंड है, हमारे ब्रेन स्टेम में इनके न्यूक्लियाई हैं। तो ये वाले नर्व के जो एफरेंट फाइबर से जब स्टिमुलेट होते हैं, जैसे हमने कुछ ठंडा खाया तो वहां पे रैपिड वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो सेंसेशन है ये इस सेंसेशन को पिक करते हैं और ब्रेन इसको पेन की तरह परसीव करता है और इससे जो है हमारा हेडेक होने लगता है। तो जनरल विसरल एफरेंट्स हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के साथ जाएंगे। तो ये था बेसिक पैथोफिजियोलॉजी हमारे विसरल, पेराइटल और रेफर्ड पेन का। अब हम कुछ कंडीशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिनसे ये जो लोअर बैक एरिया है यहाँ पे रेफर्ड पेन होता है।